हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं ओलेंद्र यादव थिंक कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर का दूसरा लेक्चर। और आज की क्लास में हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, अगर वेक्टर आपका अच्छा तैयार रहेगा तो पूरी मैकेनिक्स अच्छी रहने वाली है, और मैकेनिक्स अच्छी तो समझो फिजिक्स अच्छी। तो बहुत लोग वेक्टर को बहुत वैल्यू नहीं देते हैं, सोचते हैं कि बाद में समझेंगे। लेकिन जब आप वहाँ पर फोर्स लगाओगे, कांस्टेंट रिलेशन पढ़ोगे, ये सब वहाँ पर प्रॉब्लम फिर होने लगती है, ठीक है ना। क्योंकि फिजिक्स का जो मैकेनिकल पार्ट है वो मोस्टली वेक्टर क्वांटिटी पर ही डिपेंड होता है, इसलिए वेक्टर को बहुत अच्छा रखना आपके लिए जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मैकेनिक्स की जान है, समझिए। अगर वेक्टर नहीं आ रहा है तो आपकी मैकेनिक्स पूरी पूरी साफ हो जाएगी। इसलिए वेक्टर को ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है ना बच्चों। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि वेक्टर जो एडिशन होता है, जो वेक्टर एडिशन क्या होता है, स्केलर एडिशन क्या होता है, इन सब बातों को हम लोग समझे थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। तो स्केलर एडिशन आपको मैं समझाया था, आपको याद होगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए 2 किलो सेब लिया और 2 किलो आम लिया, तो टोटल फल आपने कितना लिया। आपने टोटल जो फल लिया वो कितना लिया, 5 किलो लिया। ठीक है। जबकि अगर मैंने कहा कि मैं 2 मीटर ईस्ट चला और 3 मीटर वेस्ट चला, तो आप बताओ मैं कितना टोटल चला। 2 मीटर ईस्ट और 3 मीटर वेस्ट, मतलब 2 मीटर पूर्व और 3 मीटर पश्चिम चला। तो नेट मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो नेट मेरा डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि मैं ईस्ट की तरफ 2 मीटर चला और 3 मीटर भी ईस्ट की तरफ, मतलब अर्थात कि मैं 2 मीटर पूर्व चला और 3 मीटर फिर से पूर्व चला, तो टोटल 5 मीटर चला ना। देखो अंतर आया ना, एंगल, वेक्टर्स के बीच का एंगल जो होता है ना, वो वेक्टर सम को प्रभावित करता है। यही पिछले लेक्चर में बहुत देर तक हम लोग समझने की कोशिश किए थे बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। चलिए, टाइप ऑफ वेक्टर हम समझने वाले हैं। टाइप ऑफ वेक्टर क्या है, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, इनको आज समझने वाले हैं। तो पहला ही जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल मतलब समान वेक्टर। ठीक है, समान वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर जो इक्वल कहलाएंगे, कब इक्वल कहलाएंगे, पहली बात जब उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, अर्थात उनका परिमाण बराबर हो। ठीक है ना बच्चों, जब उनका परिमाण बराबर होगा तो कौन कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर। क्या इतनी कंडीशन सफिशिएंट, नहीं। दूसरा, उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। परिमाण सेम हो गया, डायरेक्शन सेम हो गया। बहुत लोग इतने से ही कह देते हैं कि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं यदि उनका परिमाण और दिशा बराबर हो, मतलब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर हो। क्या ये संभव है कि इतनी सी बात डिफाइन कर लेगी बातों को। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। मैंने कहा कि मैं 2 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट गया और 2 न्यूटन वेस्ट। अब बताओ, मैंने दो वेक्टर तो लिखे, क्या ये दोनों वेक्टर, मैं वेस्ट के जगह ईस्ट ही लिख देता हूं, मान लो ईस्ट ही लिख देते हैं। ठीक है ना, आप अभी डिस्कस हुआ ना कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो तो वो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है, नहीं। यहाँ पर अगर आप देखो तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, दोनों ईस्ट में जा रहे हैं, लेकिन इनका जो यूनिट है वो अलग है। तो वेक्टर इक्वल तभी हो सकते हैं जब तीन कंडीशन को फॉलो करेंगे बच्चों। कौन कौन सी, उनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, उनका डायरेक्शन बराबर होना, सेम होना चाहिए, और तीसरा उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए, मतलब दे मस्ट बी सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होने चाहिए, ठीक है। फोर्स है तो फोर्स होने चाहिए। तो वो मतलब उनका जरूरी होना है कि वो समान भौतिक राशियां होनी चाहिए। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो या दो से अधिक वेक्टर इक्वल वेक्टर कब कहलाएंगे, जब उनका पहली कंडीशन परिमाण बराबर अर्थात मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, दूसरा सेम डायरेक्शन अर्थात उनकी दिशा सेम होनी चाहिए, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अक्सर लोग माइंड नहीं करते हैं और आप इसको माइंड करके चलेंगे, है ना, करेंगे ना ध्यान। ठीक है, वो कहलाएगा कि उसका यूनिट अर्थात मात्रक बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर रहेगा ना। चलो, तो तीनों कंडीशन आप आशा करते हैं याद रखेंगे, सही रहेगा, तीनों चीजें याद रखेंगे ना। अब बताओ, जैसे मैंने कहा कि 2 मीटर
पर सेकेंड ईस्ट और 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट एक और चला। तो देखो ये क्या हुए, दोनों इक्वल वेक्टर हो गए। अगर हमने कहा कि इक्वल, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर हैं। आपको डायग्राम में भी बताया दिखाया गया, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही जगह से शुरू हो रहे हों, ठीक है ना। दोनों एक पॉइंट से, एक बराबर इनिशियल पोजीशन से, जैसे यहाँ से शुरू करें दोनों, ये जरूरी नहीं है। दोनों आगे पीछे भी हो सकते हैं, तब भी ये क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे बच्चों। समझ पा रहे हैं ना बात सारी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आपको इक्वल वेक्टर आ गया समझ में। अब अगली बात हम लोग समझने वाले हैं निगेटिव वेक्टर की, ठीक है ना। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, तो निगेटिव वेक्टर क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। वे दो या दो से अधिक वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। याद रखना, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे हमने बनाया ये 2 मीटर का वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर ए हमने लिया 2 मीटर का, और एक वेक्टर हमने ले लिया इधर 2 मीटर का, इसे हमने वेक्टर बी कहा। तो ये दोनों क्या हैं, निगेटिव वेक्टर हैं, ठीक है। निगेटिव वेक्टर क्यों, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं जबकि डायरेक्शन अलग अलग, इनका परिमाण बराबर है परंतु दिशा अलग है। लिखा है ना, परिमाण समान दिशा विपरीत। परिमाण समान होगा लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, तभी वेक्टर क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। समझ पा रहे हैं ना बच्चों, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ रहे हैं ना। जैसे देखो, अब इन्हें हम, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वेक्टर ए जो है, ठीक है, जैसे हमने कहा कि वेक्टर ए जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ है, और दूसरा वेक्टर हमने कहा वेक्टर बी 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये बताओ आप कि ये दोनों क्या है, अपोजिट वेक्टर है कि नहीं है। हाँ है, इनको बना के देखो कि 2 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में और 2 मीटर वेस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है। 2 मीटर वेस्ट के डायरेक्शन में और 2 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में। अगर इसे वेक्टर ए कहें हम लोग और इसे वेक्टर बी कहें, तो ये क्या होंगे, नेगेटिव वेक्टर होंगे, और हम इन्हें कह सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ वेक्टर बी। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कभी कभी जो एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, याद रखना, ध्यान देना इस बात को, एंटी पैरेलल वेक्टर whose magnitude are same then they must be called as negative vector। हम उन एंटी पैरेलल वेक्टर को, समझ रहे हैं, उन एंटी पैरेलल वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर कह सकते हैं जिनका परिमाण बराबर होगा। क्लियर रहेगा बच्चों, हर एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर नहीं होते हैं, उसी कंडीशन में होंगे जब उनका परिमाण बराबर होगा बच्चों, समझे ना। चलो आगे बढ़े, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है बच्चों, अभी हमने समझा पैरेलल वेक्टर कौन होते हैं, दो वेक्टर जैसे हमारे पास हैं, अगर उनके बीच का कोण 0 डिग्री हो, अगर दोनों वेक्टर के बीच का जो थीटा है वो 0 डिग्री हो, मतलब दोनों वेक्टर के, दोनों सदिशों के बीच का कोण अगर 0 डिग्री है, तो वे क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। अब ये अगर मान लो वेक्टर ए है, जो ऊपर मैं लिख रहा हूँ ध्यान दो, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों साथ शुरू हुए हों, ठीक है ना, एक ही पैरेलल लाइन मतलब सेम पोजीशन से शुरू हुए हैं, ये आवश्यक नहीं है, आगे पीछे भी हो सकते हैं, इन्हें बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पैरेलल होने के लिए दो वेक्टर का बराबर होना जरूरी नहीं है, पहली बात। दोनों एक ही जगह से शुरू हुए हों ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे अगर उनके बीच का कोण जो है वह 0 डिग्री का है, मतलब कि उनका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है, चलने की जो दिशा है सदिशों की, वो क्या हो, समान हो,
उसमें कोई डिग्री का कोई एंगल डिफरेंस ना हो, तो हम क्या कहते हैं, उन्हें पैरेलल वेक्टर कहते हैं। क्लियर रहेगा ना बच्चों? ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर कौन होते हैं? प्रति समांतर सदिश कौन होते हैं? जब दो सदिश चाहे वो बराबर हो या ना हो, मतलब उनका परिमाण बराबर हो या ना हो, अंग्रेजी में अगर कहें उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, मैटर हो नहीं। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल बट पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, समांतर हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे एक वेक्टर इधर गया तो दूसरा वेक्टर इधर आ रहा है, तो ये दोनों समांतर वेक्टर क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। समझ रहे हैं ना? इसमें यहाँ की कंडीशन में अभी नेगेटिव में पढ़े थे कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब देखो ये एंटी पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाएगा तो उन्हें हम नेगेटिव वेक्टर भी कह सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल कहेंगे। और उनके बीच का जो एंगल होता है मस्ट बी 180 डिग्री। तो हम याद रखेंगे पैरेलल वेक्टर के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। पैरेलल वेक्टर के बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। वहीं पर अगर दो वेक्टर, ये मान लो नीचे वेक्टर ए है और यहाँ पर वेक्टर बी अपन बना लें, वेक्टर बी बना लें, तो ये जो दो ए और बी हैं इनके बीच का जो कोण है वह कितना होगा? 180 डिग्री होगा। याद रहेगा ना सभी को? दो एंटी पैरेलल वेक्टर प्रति समांतर सदिश के बीच का कोण सदैव 180 डिग्री होता है। ये जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो परिमाण है अर्थात मैग्नीट्यूड वो बराबर हो। परिमाण बराबर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। क्लियर रहेगा ना? तो ये बात सरासर गलत है कि आप इस तरह से नहीं याद कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? ठीक है, जोर सपाट करेंगे आगे चल के जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलो, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर समझ गए आप। अब आती है कोलिनियर वेक्टर। ये कोलिनियर वेक्टर कौन होते हैं? कोलिनियर संरेख सदिश। संरेख, जब दो या दो से अधिक सदिश जो हैं, मान लो इसे ए वेक्टर कहें और दूसरे वाले को वेक्टर बी कहें, ये अगर एक ही रेखा में चल रहे हैं, दो सदिश यदि एक ही रेखा में चल रहे हैं, एक ही रेखा के सापेक्ष चल रहे हैं, एक ही रेखा पर चल रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। समझ रहे हैं बच्चों? दो सदिश यदि एक ही रेखा पर चल रहे हैं या फिर उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? तो वो कौन कहलाते हैं? कोलिनियर अर्थात संरेख सदिश कहलाते हैं। सभी को याद रहेगा? ठीक है ना बच्चों? अब एक डाउट आने लगता है, क्या पैरेलल वेक्टर समांतर सदिश कोलिनियर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। वो एक ही लाइन में दो चल जाएं, कोण तो 0 ही रहेगा दोनों के बीच का, है ना? जैसे मैंने बनाया कि दो, मान लो ये एक सदिश है और एक सदिश ये है, दोनों ऐसे हो जाए तो समांतर भी होंगे और कोलिनियर भी होंगे। ऐसे हैं तो सिर्फ समांतर है, कोलिनियर नहीं है। तो एंटी पैरेलल भी क्या हो सकते हैं? कोलिनियर हो सकते हैं। प्रति समांतर होंगे और कोलिनियर भी होंगे। याद रखना ये सारी बातें। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर में। आशा करते हैं सभी लोग ढंग से समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। चलिए, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पहला डायग्राम है ये क्या दिखा रहा है? पैरेलल वेक्टर, दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। दूसरा डायग्राम बता रहा है आपको दीज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल एंड दिस डायग्राम शोज दैट दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। पहला डायग्राम समांतर की बात करता है, दूसरा प्रति समांतर की बात करता है और तीसरा जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ कोलिनियर अर्थात संरेख की बात करता है। ठीक है, इस तरह से हमें और समझना है। अगर कि थोड़ा और क्लियर अगर करना चाहें, ए पॉइंट में कह रहा है ए इज पैरेलल टू बी, तो यहाँ पे जो बना है ए और बी पैरेलल हैं और कोलिनियर भी। देखो ध्यान से, यही मैं समझा रहा था आपको। वेक्टर ए और बी कोलिनियर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? अरे संरेख है भाई,
और पैरेलल भी आप उन्हें कहोगे। यहाँ ऊपर देख रहे हैं, यहाँ वेक्टर ए और बी क्या है, छोटे बड़े से मतलब नहीं, ध्यान देना इक्वल वेक्टर की बात थी वो, अगर छोटे बड़े की बात करोगे आप, है ना, बराबर वेक्टर। पैरेलल समान नहीं होते, बहुत लोग माइंड में चलने लगता है यार ना भाई कि पैरेलल वेक्टर है तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई जरूरी नहीं है पैरेलल वेक्टर इक्वल ही हों, वे अनइक्वल भी हो सकते हैं। पैरेलल वेक्टर की सफिशिएंट कंडीशन है कि उनके बीच का कोण 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात है ए इज पैरेलल टू, ए इज एंटी पैरेलल टू बी। यहाँ पर देखो दूसरे वाले बी वाले पॉइंट में, यहाँ जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ ये, ठीक है, ये एंटी पैरेलल है ना, इनके बीच का कोण 180 डिग्री। अच्छा ये दिखा रहा है कि एंटी पैरेलल तो है ही है, ये कोलिनियर है, ये एक ही रेखा में दोनों रखे गए हैं, समझ रहे हैं ना। तीसरा वाला भी क्या है, एंटी पैरेलल है, निगेटिव भी है और कोलिनियर भी है, ठीक है। हाँ बच्चों, समझ में आया कि नहीं डायग्राम, सभी को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको जवाब देंगे। बात आती है कोप्लेनर वेक्टर की, लो बात आती है कोप्लेनर वेक्टर की। तो कोप्लेनर वेक्टर कौन होते हैं भाई, कोप्लेनर वेक्टर कौन सी चिड़िया है, कोप्लेनर वेक्टर। मैं ना कभी कभी इसी से परेशान हो जाता हूँ, फिर से देखो गड़बड़ा गया। चलो, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर कौन होते हैं, जो एक ही प्लेन पर हों। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर हैं मेरे पास, ठीक है ना बच्चों, ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी एंड वेक्टर बी, ये दो वेक्टर हैं अपने पास। अगर इसे मैं इस प्लेन पर रख दूं, इस प्लेन पर इस प्रकार से रख दूं, ये प्लेन पर रखे गए हैं, ये प्लेन पर रखे गए हैं ना, ठीक है, ये क्या हुए, कोप्लेनर वेक्टर हुए, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर, एक ही तल पर स्थित वेक्टर या सदिश। जब सदिश दो या दो से अधिक सदिश एक ही तल पर स्थित होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। समझ पा रहे हैं ना बात, समझे ना बच्चों, क्लियर है ना बात, कोई डाउट क्या नहीं। अब बात करते हैं कि कोई भी दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर, दो वेक्टर मतलब दो सदिश, लिख लेना बच्चों, दो सदिश सदैव सदैव कोप्लेनर होते हैं, समान समतल पर होते हैं, समसतही होते हैं, याद रखना चाहिए। दो वेक्टर हमेशा समसतही होते हैं, उनकी सतह समान होती है। लेकिन अगर दो से अधिक की बात करें, तीन या तीन से अधिक, तीन से अधिक वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं, समान सतह पर हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है ना बच्चों। दो तो सदैव होंगे, जैसे आपने खींच लिया, देखो अभी पेन से हमने दिखाया ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दोनों तो क्या हुए, कोप्लेनर हैं। लेकिन अभी आप मान लो तीन वेक्टर ले लीजिए, तीन वेक्टर मैंने लिया है, अब तीन ये वेक्टर क्या है, क्या कोप्लेनर है एक साथ, एक समय पे क्या तीन के तीनों एक ही प्लेन पे रखे जा सकते हैं, नहीं। देखो ये मेरा प्लेन है, सरफेस है, अब ये दो तो प्लेन पे आए लेकिन तीसरा नहीं आया ना, तो तीन वेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर मैं इस पेन को यहाँ से यहाँ ऐसे रख दूं तो तीनों तीनों हो गए कोप्लेनर, देखो बच्चों तीनों तीनों कोप्लेनर हो गए। लेकिन इस पेन को अगर उठा लें अभी तो तीनों कोप्लेनर नहीं है। तो याद रखना, तीन या तीन से अधिक वेक्टर अर्थात सदिश कोप्लेनरी समान सतही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना बच्चों, ठीक रहेगा। तो हमने कोप्लेनर की कंडीशन में क्या समझा कि जब सिर्फ दो वेक्टर हैं, सिर्फ दो सदिश हैं, तो वो दोनों को दोनों क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। लेकिन दो से अधिक सदिश अगर हैं तो वो कोप्लेनर अर्थात समान सतही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्लियर रहेगा।
म्यूचुअली 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर, अगर 3 परपेंडिकुलर सह लंबवत अगर आप वेक्टर ले लीजिए तो नहीं पर रहेंगे वो, समझ रहे हैं ना? ठीक है ना बच्चों, आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। याद रखना, दो वेक्टर, दो सदिश सदैव समान सतही होते हैं, लेकिन दो से अधिक सदिश हुए तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अभी आपने विजुलाइज करके समझा। अब बात आती है कॉन्करेंट की, ठीक है। कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब कॉन्ग मतलब समान, अकरेंट अक्कर होना, बनना, जो एक ही जगह से निकल रहे हों। अगर दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही जगह से निकल रहे हों, जैसे वेक्टर ए हमने बनाया, वेक्टर बी बनाया और वेक्टर सी बना लिया, ये तीनों एक ही जगह से निकलते हुए दिख रहे हैं, या फिर उनका लाइन ऑफ एक्शन, समझ रहे हैं कि नहीं, दो वेक्टर अर्थात दो सदिश सदैव, जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही बिंदु से निकल रहे हों, उनका इनिशिएशन पॉइंट सेम हो, प्रारंभ बिंदु समान हो, उभयनिष्ठ हो, समझ रहे हैं कि नहीं, तो हम लोग क्या कहते हैं उन्हें, उन्हें कहते हैं संगामी सदिश। याद रखना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संगामी सदिश कहते हैं, अर्थात कंकरेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर रहेगा। यहाँ पे पहला डायग्राम मैंने बनाया है, ये तीनों क्या हैं, संगामी सदिश हैं। अब क्या इतना ही जरूरी नहीं, एक बात और ध्यान देना है, यहाँ हिंदी में मैंने वहाँ इंग्लिश में भी लिखा है, जैसे टू आर मोर वेक्टर इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट, अगर दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं तो उन्हें हम संगामी कहेंगे। इसके अलावा एक बात होती है कि इनका लाइन ऑफ एक्शन, मतलब इनकी क्रिया रेखाएं, लाइन ऑफ एक्शन को हिंदी में क्या कहा जाएगा, क्रिया रेखाएं, अगर तीन वेक्टर या दो वेक्टर की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं तो भी हम कहेंगे उन्हें कंकरेंट। जैसे मान लीजिए मैंने ये वेक्टर ए बनाया और मैंने ए वेक्टर बी बना लिया, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन एक ही बिंदु पर काट रहे हैं ना, एक ही बिंदु पर काट रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे कंकरेंट अर्थात संगामी वेक्टर। क्लियर रहेगा। इसके अलावा जैसे मान लो हमने एक फोर्स यहाँ लगाया इस डायरेक्शन में, F1 लगा दिया, एक फोर्स इधर लगा दिया F2 और एक फोर्स इधर लगा दिया F3। अब आप देखो इनका लाइन ऑफ एक्शन, इनका लाइन ऑफ एक्शन, इनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर मिल रहा है ना, तीनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कंकरेंट वेक्टर कहलाएंगे अर्थात संगामी सदिश कहलाएंगे। तो दो बात याद रखना है, चाहे एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर काटते हुए दिख रहे हो या ऐसा लग रहा है कि उनको अगर आगे बढ़ा दिया, लाइन ऑफ एक्शन मतलब अगर उन उसी को वेक्टर को, जैसे मैंने एक वेक्टर ये बनाया, अगर इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे ले जाकर देखें और कहीं पर वो दूसरे से, इसी को लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे, जिस रेखा पे वो चल रहा है, मतलब जिस रेखा पर चल रहा है वो रेखाएं ही अगर काट दे रहे हैं तब भी हम उन्हें क्या कहेंगे, संगामी वेक्टर कहेंगे। क्लियर रहेगा, उन्हें हम संगामी सदिश कहेंगे। क्लियर रहेगा ना बच्चों, कोई डाउट नहीं रहेगा ना, समझ पा रहे हैं बात, आप सब समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यूनिट वेक्टर की, चलिए मुझे पता था गड़बड़ाएगा। चलिए समझते हैं यूनिट वेक्टर अर्थात इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है, कोई भी सदिश जिसका परिमाण एक हो, यूनिट हो, एकांक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सदिश कहते हैं बच्चों। इसका अलग है भौकाल है, इसकी अपनी एक दुनिया है, अभी देखोगे आप, इसका अपना फॉर्मूला
अपना रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका सब कुछ अलग है, भौकाली आदमी है एकदम से, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अभी समझेंगे इन बातों को, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ जो लिखा है उन बातों को डिस्कस करें। अ वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1, मतलब जिसका परिमाण 1 हो, हिंदी में लिखा नहीं हूँ, आप लोग लिख लीजिए, वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे हम इकाई सदिश कहते हैं। बाइलिंगुअल वाले ध्यान दें इस चीज़ों को, हिंदी मीडियम वाले मैं बोलता रहूँगा चीज़ें हिंदी में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हिंदी में नहीं लिखी रहेंगी, लेकिन बोलूँगा सब कुछ हिंदी में, आपको समझाऊंगा। तो यूनिट वेक्टर अर्थात इकाई सदिश कौन होते हैं? वे सभी सदिश जिनका परिमाण 1 होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? इकाई सदिश कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है इनको कैसे लिखा। जैसे हमने कहा कि वो सभी वो वेक्टर जिसका, मान लीजिए वेक्टर ए है और इसका हम लोग मैग्नीट्यूड है, देखो मॉड लगाते ही पहले बात नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और वह सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात करता है, दिशा की बात नहीं करता है। किसी वेक्टर पर मॉड लगाएंगे, सीधी 2 लाइन खींचेंगे, समझ लो आपको क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना। ये भी तरीका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन, अगर मॉड लगा के लिख दिया तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अगर इसका परिमाण 1 है, ये 1 लिखे हम, 1 है, यूनिट है, इकाई है, तो उसे हम लोग इकाई वेक्टर कहते हैं। और इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक कैप से, वेक्टर नहीं लगाया जाता है, गजब की बात है, इसीलिए बोले तो इसका अलग है, भौकाल है, भौकाली आदमी है एकदम से, ठीक है। एक कैप, इसे हम लोग अगर भाषा में लिखें तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा? एक कैप, कहीं कहीं हैट पढ़ देते हैं, ठीक है। ये जो कैप है, ए और उस पर कैप लगा हुआ, ठीक है ना, एक कैप, ठीक है ना बच्चों। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? आप सभी को पता होगा कि इकाई वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर अपान वेक्टर का मैग्नीट्यूड अर्थात वेक्टर का परिमाण, ये फॉर्मूला है इकाई का। समझ पा रहे हैं ना? अब एक जो चीज ध्यान देने वाली आपके लिए है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इकाई वेक्टर का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ और सिर्फ दिशा बताने के लिए किया जाता है। इकाई वेक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सिर्फ दिशा बताने के लिए किया जाता है बच्चों, याद रखना इस बात को, और कहीं इसका यूज नहीं है। जैसे आपको मान लो, आपने पढ़ा होगा कि अगर हमने डिफाइन करना चाहा 3 म्यूचुअल एक्सिस को, एक्स वाई जेड अक्ष को अगर डिफाइन करें, तो एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग पढ़ते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन के लिए अपन पढ़ते हैं जे कैप, और जेड डायरेक्शन के लिए अपन पढ़ते हैं के कैप। ये तीनों एक्सिस के डायरेक्शन को बताने का तरीका है। आई कैप दैट इज द यूनिट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स वाई एक्सिस, एंड के कैप का मतलब कि वो डायरेक्शन को बताना चाह रहा है कि किस दिशा में है। तो कैप लग रहा है, इसका मतलब वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का मात्र इतना प्रयोग है कि वो दिशा बताता है, लेकिन देखो इसके लिए अलग है दुनिया डिफाइन कर दी गई, भौकाल है भाई साहब का, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें आप सबको समझ में आ गई हैं? ओके, समझ पाए हैं सब लोग? ओके, समझ गए होंगे। चलिए और कुछ एक दो बात समझ लेते हैं, एक दो बात क्या, चलो समझते हैं। कह रहा है जीरो वेक्टर अर्थात शून्य वेक्टर, इसे अपन नल वेक्टर भी कहते हैं। नल मतलब नथिंग, जिसके पास कोई परिमाण ना हो। जीरो वेक्टर या शून्य वेक्टर या नल वेक्टर, ये तीनों वर्ड इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। तो कह रहा है अ वेक्टर आल्सो नल वेक्टर इज अ वेक्टर विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो, जिसका परिमाण, मान लीजिए वेक्टर ए हमारे पास है और इसका परिमाण जो है वो शून्य है, जीरो है, वेक्टर ए का परिमाण शून्य है, वो क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर अर्थात नल वेक्टर। अब आर्बिट्री किसी भी डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, ये किसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो शून्य सदिश, जिसे शून्य सदिश भी कहा जाता है, शून्य परिमाण वाला सदिश होता है, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। क्लियर रहेगा बात, ठीक है। अब कई लोग सोचेंगे कि जो जीरो वेक्टर होता है वो वेक्टर क्यों हुआ, उसके पास परिमाण तो है नहीं, दिशा कैसे बताओगे? तो भाई इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको समझने को मिलेगा
क्रॉस प्रोडक्ट में, अर्थात मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है वेक्टरों का गुणन, सदिशों का गुणनफल में। आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा, क्योंकि सदिशों का जब गुणनफल किया जाता है, अगर वहाँ वैल्यू जो रिजल्टेंट वैल्यू जो है शून्य आती है, तब भी हम उसे कहते हैं सदिश राशि। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, वहाँ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मिलेगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आप करोगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे जब भी, मतलब वेक्टर गुणनफल जब करते हैं दो वेक्टर का, तो उसका जो प्रोडक्ट रिजल्टेंट आता है, अगर वो शून्य भी आ जाए तो भी वो क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाता है। समझ रहे हैं ना बातें? ठीक है, वेक्टर ही कहलाता है। ठीक है, क्लियर रहेगा बच्चों? ठीक है, कल की क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे, अब जो मेन शुरू होने वाला है कल से शुरू होना, यहाँ से बहुत क्रिटिकली आपको चीज़ों को समझना है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, नोट्स अगर नहीं बना रहे हैं तो बनाते चलिएगा, बिना नोट्स से कुछ होने वाला नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई की सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि वो साथ साथ में नोट्स नहीं बनाते हैं, और मैं आपको कोई पीपीटी देने वाला नहीं हूँ। अब कुछ लोगों को तो बुरा लग रहा होगा कि सर पीपीटी देंगे ही नहीं। भाई मेहनत करो, आप एलटी का एग्ज़ाम देने वाले हो, क्लास थर्ड फोर्थ का काम नहीं करना है आपको। पढ़ा दिया, हो गया काम। नोट्स बनाना होगा, शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना होगा, चीज़ों को माइंड में सेट करना होगा। अगर आप नहीं मेहनत इतना करना चाहते तो एलटी की तैयारी छोड़ दो। लिखा लिखाया नोट्स नहीं, चीज़ों को समझो और लिखने की कोशिश करो। एनसीईआरटी ले सकते हो, बहुत लोग पूछ रहे हैं एनसीईआरटी लिया जाए नहीं लिया जाए, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको डीपीपी सीट ये सब ऐप पर प्रोवाइड करूँगा, और उसका कोर्स का जो फीस है, उसकी एक्चुअल फीस है 1999, जबकि हम लोग 15 अगस्त के ऑफर पर 999 आपको रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, आप खरीद सकते हैं, आपको डीपीपी सीट सारी कुछ प्रोवाइड की जाएंगी। मैं अपने तरफ से कह सकता हूँ कि आपको बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बुक्स की, अच्छी अच्छी बुक्स के पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा ऐप पर। ठीक है ना? ठीक है, इतना आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है ना बच्चों? थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल मुलाकात करते हैं हम लोग। ओके।